हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 होने वाला है अनुमान प्रमाण का, जिसमें हम हेतु के लक्षण और फिर सद और असद हेतु और इसके बाद में हेतु आभास इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे जो आचार्य चरक ने दिए हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने हेतु क्या था, फिर इसके बाद में साध्य क्या होता है, पक्ष क्या होता है, इस सब को बहुत अच्छे से समझ लिया था। तो अब इसके बाद में हम हेतुओं के लक्षण देखते हैं। तो यानी क्या चीज़ के साथ हम बता सकेंगे कि ये हेतु करेक्ट है और क्या चीज़ है जिसके वजह से हम कहेंगे कि ये हेतु करेक्ट नहीं है, इससे हमारा अनुमान गलत हो रहा है। तो इसीलिए इस स्टडी को आगे बढ़ाया गया। सबसे पहले हेतु के 5 लक्षण देखते हैं। पहला है पक्षधर्मत्व। पक्षधर्मत्व का मतलब होता है हेतु का पक्ष में उपस्थित रहना। जैसे कि हमने देखा था कि पर्वत पे धुआं उपस्थित है, यानी पक्ष में प्रेजेंस होना हेतु का ही पक्षधर्मत्व में। फिर उसके बाद में है सपक्ष सत्वम। तो यहाँ पे ये कहते हैं हेतु का सभी पक्षों के दृष्टांत में उपस्थित रहना, यानी कि हम इस आग को धुएं के साथ का जो रिलेशन है वो पर्वत के अलावा कहीं और भी देखें तो वहाँ पे भी ये चीज़ वैलिड होनी चाहिए। जैसे कि चूल्हे में भी हम देखते हैं तो अग्नि के साथ हमें धुआं दिखता है। फिर आता है विपक्षे असत्वम। तो जिन जिन दृष्टांतों से साध्य का अभाव हो उन्हें उसमें हेतु का भी अभाव होना चाहिए। जैसे कि तालाब तालाब पे हमें अग्नि कभी नहीं दिखेगी, तो वहाँ पे धुआं भी कभी नहीं दिखना चाहिए। फिर आ जाता है अबाधित विषयत्वम। यहाँ पे ये कहते हैं कि हेतु साध्य के विपरीत बातें को सिद्ध ना करे। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि किसी हेतु द्वारा अगर मैं अग्नि की शीतलता का संबंध लगाने लगूँ तो ये गलत है ना, क्योंकि अग्नि कभी शीतल हो ही नहीं सकती, अग्नि में ताप है। तो जो हेतु मुझे अग्नि की शीतलता के बारे में बताएगा वो हेतु करेक्ट नहीं है, तो इसीलिए वो हेतु आभास होगा। तो उसके द्वारा मैं कभी अग्नि के प्रेजेंस या एब्सेंस का अनुमान नहीं लगा पाऊँगा। फिर इसके बाद में आ जाता है कि हेतु साध्य का जो अभाव के विरुद्ध हो जाए उसे मैं बोलूँगा अबाधित विषयत्वम, यानी मेरे विषय के अंदर वो बाधाएं प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इसमें मुझे किन किन चीज़ों के विरुद्ध नहीं जाना है, तर्क के विरुद्ध नहीं, यानी कि किसी तर्क, यानी तर्क का मतलब होता है कि किसी ऐसे वाक्य को जो हमने प्रतिज्ञा ली है उसको असत्य मान के उसके असत्य मानने का जो माना है उसे प्रूफ करना, और उसको जब हम उसमें असफल हो जाते हैं तो इवेंचुअली वो वाक्य सत्य हो जाती है। तर्क विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, वैसे ज्ञान विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, अनुभव विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। ये भी काफ़ी मैटर करता है, अनुभव। यानी कि अगर कोई हेतु मुझे बता रहा है कि अग्नि शीतल है, पर मैंने अनुभव कर लिया था ना कि अग्नि गर्म है, तो ये हेतु सही हो ही नहीं सकता। फिर आता है असत प्रतिपक्षत्वम। इसका मतलब होता है कि हेतु अपने साध्य को सिद्ध करे बिना किसी विरोधी साध्य भाव को सिद्ध कर दे। यानी कि यहाँ पे वही एग्जांपल लेते हैं कि जो धुआं है वही अग्नि का जो भाव था, उष्ण गुण था, ताप था, उसको सिद्ध किए बिना एक अपोजिट गुण वाले को सिद्ध करते तो गड़बड़ है ना। जैसे कि हम बर्फ़ में भी तो धुआं कभी कभी निकलता देखते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं बर्फ़ का हेतु भी धुएं को मान लूँ तो ये गलत हो जाएगा। तो फिर अब इन 5 लक्षणों में से अगर ये पाँचों के 5 लक्षण प्रेजेंस हो तो वो साध हेतु, पर अगर नहीं हुए तो सद हेतु, और नहीं हुए तो वो असद हेतु होंगे, तब उसे हम कहेंगे हेतु आभास। तो हेतु आभास जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है हेतु और दूसरा है आभास। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी जाती है, हेतु स्वभाव स आभासः हेत्वाभास। यानी हेतु का अगर हमें आभास होने लगे, यानी हमें वो गलत इन्फॉर्मेशन देने लगे, तो उसे हम हेतु आभास कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन कहता है हेतुवत आभासन्ते
इति हेतु आभास, जिसका अर्थ है जो हेतु की तरह प्रतीत हो परंतु हेतु के लक्ष्य में शून्य हो। अब हेतु के हमने ये 5 लक्षण देख लिए, तो यानी कि जो हेतु की तरह ही दिख रहा है, यानी बर्फ़ के अंदर का धुआं भी तो धुआं ही दिख रहा है, पर इन 5 लक्षणों से विपरीत है, तो उसे हम कहेंगे हेतु आभास। और तीसरा हेतु आभास हमें तब होगा जब हेतु वहाँ हो ही नहीं। इसमें एग्जाम्पल आप मिराज का ले सकते हो, जो हमें रेगिस्तान में पानी दिखता है, तो वहाँ पे हेतु था ही नहीं, पर हमें ऐसा लगने लगा कि भाई वहाँ पानी होगा। अब गंगेश उपाध्याय, जिनका डेफिनेशन हेतु आभास का सबसे ज़्यादा पॉपुलर था, तो उसके हिसाब से जो दोष ज्ञामान होते हुए भी अनुमति का प्रतिरोध करे, यानी कि उसे हेतु आभास कहे आप, कि जिसके पास से हमें ज्ञान तो मिल रहा है पर वो अनुमति यानी कि जो हमारा अनुमान है उसका प्रतिरोध करे, यानी हमें अनुमान का ज्ञान प्रॉपर नहीं दे रहा है, यानी प्रत्यक्ष रूप से हमें वो कोई भिन्न ही ज्ञान देने लग गया, हमारे अनुमान को हर बार गलत कर रहा है। तो यहाँ पे जो अनुमिति शब्द है उसको यूज़ किया। तो अनुमिति क्या होता है? अनुमान से जो ज्ञान प्राप्त हो। वैसे ही प्रत्यक्ष से ज्ञान जो प्राप्त होगा वो प्रत्यक्षी, फिर शब्द से शाब्दी, अनुमान से अनुमिति, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यहाँ पे हेतु आभास को आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, जिसमें एग्जाम्पल मैंने दिया है कि सभी एप्रॉन पहनने वाले डॉक्टर्स हैं। ये हमारी व्याप्ति है, ये रिलेशन मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे जो एप्रन है वो हेतु है, यानी हमको दिखता है ना एप्रन, और पहनने वाले डॉक्टर्स होंगे ये साध्य है, मतलब ऐसा मैंने अनुमान लगाया। फिर मैं पक्षधर्मता बताता हूँ कि यश एप्रन पहनता है, तो यानी कि ये मैं यश एप्रन पहनता है बराबर। फिर इसके बाद में अगला अनुमान लगाता हूँ मैं कि जो यश है वो डॉक्टर है, तो यहाँ पे यश जो है वो पक्ष हो गया, यश। फिर अब यहाँ पे हेतु आभास में आपको दिखाता हूँ कि बट जो लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट है, ये सब भी तो एप्रन पहनते हैं, तो यहाँ पे जो विपक्ष भी जो है वो सत्वम हो गया, पर हमें विपक्ष असत्वम चाहिए था, तो विपक्ष असत्वम, पर वैसा नहीं हुआ, तो इसलिए ये हेतु आभास हो गया। यानी यहाँ पे व्याप्ति करेक्ट है, पर पक्ष धर्मता भी करेक्ट है, पर अनुमान जो है वो गलत लग गया। अब व्याप्ति क्यों गलत हुई? क्योंकि यहाँ जो हेतु है ना वो सही नहीं है, तो यानी डॉक्टर्स की पहचान एप्रन से नहीं होनी चाहिए, अगर किसी और स्किल से होती तो फिर ये अनुमान करेक्ट होता। अब हेतु आभास जो है, इसमें ना ये जो हेतु आभास है ये सिर्फ हम नहीं पढ़ते, ये हमारे साथ साथ लॉ वाले भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ टर्म्स ऐसे मतलब लिख सकते हैं हम कि वो लोग क्या करते हैं, हेतु को मिडल बोलते हैं, साध्य को मेजर बोलते हैं, और पक्ष को माइनर बोलते हैं। क्योंकि आगे इसको ना इन्होंने इंग्लिश में काफ़ी अच्छा डिफाइन कर दिया है कि जो अपना 5 प्रकार में हेतु आभास है, तो उसको इंग्लिश डेफिनेशंस भी दिए गए हैं। तो पहला जो है वो स्वभिचारी है, स्वभिचारी या स्वभिचार, तो इसको ये लोग इरेगुलर मिडल कहते हैं। अब मिडल आपको बताए हेतु होता है। फिर उसके बाद में विरुद्ध, जिसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल कहते हैं। फिर उसके बाद में है सत प्रतिपक्ष या फिर प्रकारणम, जिसे हम डिफरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है असिद्ध, जिसे अनप्रूव्ड मिडल कहते हैं। फिर आता है बाधित या कालातीत, जिसे नॉन डिफरेंशियल या नॉन एफरेंशियल कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल कहते हैं। अब ये तो सिर्फ टर्म्स थे, इसको हम जानते हैं सब अब क्या है ये। तो यहाँ पे स्वभिचारी मतलब हमको पहले से बता था, अभी आप समझ जाओगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो यहाँ जो लिखा है, हेतु का संबंध साध्य से अतिरिक्त वस्तु से हो तो उसे, हमने अव्यभिचारी पढ़ा था। तो अव्यभिचारी क्या था कि एक रिलेशन, यानी एक ही रिलेशन होना चाहिए, पर एक से ज़्यादा अगर कोई रिलेशन बनाए तो वो हमें हेतु आभास कर देगा। तो इसलिए इस हिसाब से हमने 3 हिस्सों में से कैटेगराइज किया है, साधारण, असाधारण और फिर अनुपसाहारी। साधारण, अब यहाँ पे जो ये स्वव्यभिचारी है, इसका मैंने एग्जाम्पल 1 लिखा है। एग्जाम्पल 1 मतलब ये जो एग्जाम्पल 1 था ये,
तो इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हेतु है एप्रन, उसका रिलेशन लैब टेक्नीशियन, फार्मिस्ट और भी बहुत लोगों से होता है। तो इसलिए ये सव्यभिचारी का हेतु आभास है। फिर इसके बाद में इसमें हम देखते हैं कि साधारण यानी कि जिसमें तीनों सिमिलर हो जाए, यानी पक्ष, सपक्ष और विपक्ष। यानी कि अगर देखो हेतु और जो ये थे क्या कहते हैं साध्य, ये हमें पक्ष में मिले ठीक है, सपक्ष में मिले तो भी ठीक है, पर विपक्ष में इसका एब्सेंस होना ज़रूरी है ना, विपक्ष असत्वम, पर ये हमें विपक्ष में भी मिल जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो मैं येरावर से ले रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यह गाय है क्योंकि इसको सींग है, एक्सेप्टेड। फिर इसके बाद में ये कहते हैं यहाँ पे जो गाय है वो हेतु है, और जो सींग है वो हेतु है, और गाय है वो साध्य है। तो यहाँ पे ये बात साबित होती है कि जितने भी प्राणी हैं जिनके पास सींग है वो सारे गाय हो जाएंगे, पर ये तो गलत है ना, क्योंकि सींग तो किसी भी प्राणी का हो सकता है, डियर का भी सींग होता है। तो ये हमें हेतु आभास कर रहा है, यानी विपक्ष में जो है इसको नेगेटिव प्रूव होना चाहिए, पर ये उसमें भी पॉजिटिव प्रूव हो रहा है। फिर इसके बाद में आता है असाधारण। असाधारण क्या होता है कि इसमें पक्ष तो है, पर विपक्ष और सपक्ष जो है उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हम, मतलब हमें विपक्ष तो नहीं प्रूव करना है पर सपक्ष भी प्रूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल देते हैं वो देते हैं कि शब्द नित्य है क्योंकि इसमें शब्दत्व है। तो इसको इतना ज़्यादा परफेक्ट बना दिया इन लोगों ने कि अब इसका सपक्ष में कैसे ढूंढूं, तो इसीलिए इसको सिर्फ पक्ष में रख सकते हैं। और फिर अनूपसारी ऐसा है कि इसमें पक्ष है पर सपक्ष और विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो जिसमें एग्जाम्पल आता है कि संसार में सब कुछ अच्छा है क्योंकि सब कुछ ईश्वर की रचना है। तो पक्ष तो मानने जैसा लगता है, मतलब ठीक है एक पॉइंट है और अनुमान लगाया हुआ है, बट इसका सपक्ष और विपक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर मैं क्या इसमें आगे स्टडी करूं। फिर आ जाता है इसमें विरुद्ध यानी साध्य को नहीं पर उसके अभाव को ही सिद्ध कर दिया, यानी कि इसके प्रेजेंस ने इसके एब्सेंस को सिद्ध कर दिया। जैसे कि वो हमने एग्जांपल देखा था कि फायर और जो धुआं वाला था, उसमें अगर मेरे को धुआं निकलता हुआ दिख रहा है और वहाँ पे धुआं जो है वो बर्फ़ की चट्टानों से निकलता हुआ दिख रहा है जो पानी के अंदर मेल्ट हो रही है, तो यहाँ पे उसके अपोजिट जो था यानी एब्सेंस ऑफ फायर को उन्होंने सिद्ध कर दिया। ये एक हो गया। फिर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है येरावर में कि हवा भारी है क्योंकि वो खाली है। तो अगर कोई चीज़ खाली है तो वो भारी कैसे हो सकती है, तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया। फिर इसके बाद में तीसरा जो हमने देखा था वो है प्रतिपक्ष, यानी ऐसा हेतु जिसके विरोध में एक और हेतु तैयार हो। ये जो सत प्रतिपक्ष है ये डिबेटेबल इसमें बहुत यूज़ होता है कि यानी जिसमें जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि शब्द नित्य है क्योंकि सुनने जाने के कारण, और शब्द अनित्य है क्योंकि वह घट के भांति काम करता है। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि वो नित्य और अनित्य दोनों है, तो यानी यहाँ पे हेतु का आभास हो रहा है। फिर इसके बाद में आता है असिद्ध यानी यहाँ पे पक्ष में हेतु जो है वो असिद्ध है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है छाया द्रव्य है क्योंकि उसमें गति है, छाया यानी परछाई, तो छाया अपनी क्या हो गई पक्ष, द्रव्य जो है वो हमने माना है ना उसे, तो वो हो गया अनुमान यानी साध्य है क्योंकि उसमें गति है, गति हो गया हेतु। अब छाया की गति वैसे तो होती नहीं, गति हमारी होती है, यानी हम जिस स्पीड से चलते हैं शैडो उसी स्पीड से चलती है, तो इसीलिए यहाँ पे जो हेतु है वो सिद्ध ही नहीं हो सकता, छाया की गति आप बता ही नहीं सकते, तो फिर वो पक्ष में असिद्ध हुआ ना। फिर इसके बाद में यहाँ पे इसके भी टाइप्स आ जाते हैं, एक है आश्रय सिद्ध, एक है स्वरूप सिद्ध और एक है व्याप्तित्व असिद्ध, सॉरी आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्तित्व असिद्ध। तो आश्रय असिद्ध का मतलब होता है इसमें पक्ष जो है वो असत्य है, यानी कि ऐसा कोई पक्ष एग्जिस्ट ही नहीं करता। पक्ष मतलब आपको याद होगा स्थान जहाँ पे हम अनुमान लगा रहे हैं, तो ऐसा कोई स्थान एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया येरावर में
आकाश का जो कमल है वो सुगंधी है। तो अब आकाश में कमल कहाँ से उग गया? ऐसा पक्ष थोड़ी एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद में आता है स्वरूप असिद्ध, यानी कि इसका हेतु जो है उस पक्ष में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जिसमें ये एग्जाम्पल देते हैं कि जो शब्द गुण है वह शब्द जो है वो एक गुण है क्योंकि वो आंखों से दिखाई देता है। अब शब्द को गुण प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत रास्ते हैं, पर वो आंखों से दिखाई देता है इसीलिए नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पे जो पक्ष रखा गया था आँख, जिसमें हम देख रहे हैं, उसमें शब्द नहीं दिखाई देता, यानी हमारा जो हेतु है शब्द गुण वो उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता। और उसके बाद में थर्ड है जो है व्याप्तित्व असिद्ध। व्याप्ति हमको पता है कि रिलेशनशिप्स को बोलते हैं, तो यहाँ पे रिलेशनशिप्स ही एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए ये असिद्ध है। फिर हमारा पांचवा प्रकार है बाधित। बाधित यानी हेतु को खंडन किसी और प्रमाण द्वारा। यानी कि अगर मान लो कि हमको किसी ने कह दिया कि एक मिनट सॉरी, हाँ, तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो मान लो कि हम जब डाइसेक्शन कर रहे थे तो आपने एक सिंपल सी रोप जाते हुए देख ली जो दो मसल्स के बीच में से जा रही है। तो हम सर को पूछते कि ये नर्व है कि ब्लड वेसल है, और तब हमको पता चलता है कि ये दोनों भी नहीं थी, ये तो जो है हमारी सुपरफिशियल फेशिया की एक लेयर थी जो उस मसल से चिपकी हुई रह गई थी। यहाँ पे हमने देखा कि सर के शब्द प्रमाण द्वारा हमारे हेतु का खंडन हो गया। यानी किसी भी प्रमाण, यानी प्रत्यक्ष, शब्द, अनुमान। मैंने यहाँ शब्द प्रमाण इसलिए लिया क्योंकि प्रत्यक्ष के एग्जाम्पल्स बहुत इजी है और अपने को बहुत जगहों पे मिलते हैं, पर शब्द प्रमाण का एग्जाम्पल नहीं दिया था। फिर आचार्य चरक अनुसार जो है हेतु आभास का हेतु आभास के जो टाइप्स होते हैं वो, तो यहाँ पे वो श्लोक देते हैं अहेतुर्नामः प्रकरण समः संचय समः और वन्य समश्चेति। तो फिर सबसे पहले आता है प्रकरण समः, यानी कि हेतु और पक्ष वो इतने सामान्य हो जाए, इतने कॉमन हो जाए। मतलब यहाँ पे हमने ये जो स्थान पे हम ये अनुमान लगाने वाले हैं वहाँ पे जो हेतु होता है वो भी वही स्थान के जैसा ही हो, तो हम अनुमान क्या लगाएंगे। फिर सेकंड है संचय सम। संचय सम में क्वेश्चन एरर हो जाए, यानी जैसे कि गर्ल्स हमको बोलती है मैं कैसी दिख रही हूँ, सुंदर तो ना, तो यानी यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया, तो आप अनुमान क्या लगाओगे फिर इसके बाद में आता है वन्य समश्चेति, जिसमें यानी स्वयं मतलब कोई चीज़ जो है वो स्वयं फिक्स नहीं है और उसको फिक्स करने के लिए आप कोई चीज़ उसके साथ जोड़ रहे हो, वो खुद भी फिक्स नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई कहे अस्पर्शनीय होने से बुद्धि अनित्य है शब्द के समान, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हम बुद्धि का स्पर्श नहीं कर सकते इसलिए वो अनित्य है। उसके बाद में वो कहते हैं शब्द के समान, क्योंकि शब्द को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते, पर शब्द तो नित्य है क्योंकि शब्द आकाश से आए और आकाश महाभूत नित्य है अकॉर्डिंग टू न्याय वैशेषिक। फिर इसलिए ये तीन तरीके से हमने देख लिया। अब हम डेफिनेशंस को देखते हैं जो हमको चैप्टर के शुरुआत में देखना था। अनुपूर्व हेतु दृष्टा पश्यन्मीयते इति अनुमानः। तो यानी अनुपूर्व हेतु यानी पहले आप हेतु को देख लो अपने प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा और उसके बाद में आप अनुमान लगाओ, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद ही अनुमान प्रमाण आता है। फिर दूसरा है अनुमान खलु तर्को युक्तपेक्षा, यानी कि अनुमान जो है वो दो चीज़ों के बेसिस पे होगा, एक तर्क और एक युक्ति के बेसिस पे। फिर आचार्य चरक हमको अनुमान प्रमाण का एक एप्लीकेशन देते हैं, यथा अग्नि जरण शक्तिया, यानी अग्नि का अनुमान आप कैसे लगाओगे, जरण शक्ति द्वारा। बलम व्यायाम शक्तिया, बल का अनुमान कैसे लगाओगे, एक्सरसाइज के द्वारा। और श्रोत्र इंद्रिय शब्दग्राहिणम, यानी आप इंद्रियों का अनुमान लगाओगे उनके अर्थों के द्वारा, वो किस तरीके से अपने अर्थों को ग्रहण कर रही है उस हिसाब से। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ अनुमान प्रमाण मिलता है। आई होप आपको अनुमान प्रमाण अब थोड़ा बहुत समझा होगा। इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए,
मैंने जो डेफिनेशंस आपको बताए हैं वो टेक्स्ट बुक से थोड़े भिन्न हैं, मैंने उन्हें सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। अगर कहीं पे आप अटकते हो, सो वील हैव अ तर्क वितर्क विद ईच अदर एनी टाइम। थैंक यू।